बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार्स एकेडमी एलएमएस, हेड ऑफिस जौहर टाउन। लास्ट टाइम हम गैसेस की बात कर रहे थे और गैसेस के अंदर बॉयल्स और चार्ल्स लॉ को हमने इन डिटेल स्टडी कर लिया। साथ बात हो रही है अब एवोगैड्रोज लॉ की। एवोगैड्रोज लॉ जो है ये काफ़ी हद तक हमारी लास्ट टाइम की डिस्कशन का भी पार्ट था। तो एवोगैड्रोज लॉ के अंदर हम ये बात करेंगे कि वॉल्यूम of a gas varies directly with the number of moles if pressure and temperature are kept constant। ये one way to say it है। Alternately दूसरा तरीका ये हो सकता है कि V over N is equal to constant, या V is directly proportional to N कह दें, या V is equal to Kn कह दें। सारी बातें अपनी जगह ठीक हैं। ओवरऑल ये देखा गया है कि same volumes of different ideal gases at the same temperature and pressure contain same number of molecules। तो अगर वॉल्यूम सेम होगा, प्रेशर सेम होगा, टेम्परेचर सेम होगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स भी सेम हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं 1 मोल के लिए, तो 1 मोल के लिए वॉल्यूम हो जाएगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब और नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएंगे एवोगैड्रोस नंबर यानी कि 6.02 10⁻23। और अगर आप बात करेंगे कि 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर क्या सिचुएशन है, तो वो हो जाएगी डिवाइडेड बाय 22.4। तो ये हमने लास्ट टाइम पहले यूनिट में ही मोलर वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट में देख लिया था कि 2.68 10⁻22 होगी। और ये सब कब आप नोट कर रहे हैं? ये आप नोट कर रहे हैं एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेयर, वहां पर नोट कर रहे हैं। ये वैल्यूज आपको दो ही ज्यादा यूज करने में मिलेंगी, इसके अलावा जो भी वैल्यूज थी वो हम स्टोइकियोमेट्री में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक और बात एवोगैड्रोस लॉ से जो हमें पता लगती है कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ ए गैस, मॉलिक्यूल जो है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स का असल वॉल्यूम है वो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम के मुकाबले में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, तो वो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम पर असर नहीं डालता। अच्छा, यहाँ से अब हम तीनों को अगर मिला लें तो ये एक इक्वेशन बनती है PV इज इक्वल टू nRT। इसे जनरल गैस इक्वेशन कहते हैं। जनरल गैस इक्वेशन की डिफरेंट फॉर्म्स और उनमें से कौन सी फॉर्म सही है, कौन सी फॉर्म सही नहीं है, ये हमें पेपर में पूछा जा चुका है। मैं इसे जनरल गैस इक्वेशन कह रहा हूँ, PV इज इक्वल टू nRT, और इसकी डिफरेंट फॉर्म्स आपके सामने लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं n को सॉल्व कर लेता हूँ। ये स्मॉल m ओवर कैपिटल M हो जाता है RT, ये भी एक फॉर्म आ गई। मोलर मास और वॉल्यूम को आप एक दूसरे से एक्सचेंज कर लें तो PM इज इक्वल टू स्मॉल m ओवर V RT हो जाएगा। ठीक है जनाब। मास पर यूनिट वॉल्यूम को डेंसिटी कहते हैं, तो PM इज इक्वल टू DRT हो जाएगा। और D की वैल्यू निकालें तो PM ओवर RT हो जाएगा। यहाँ से एक बात याद रख लेनी है आपने कि डेंसिटी का रिलेशनशिप आ गया है हमारे पास। प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी बढ़ती है, मोलर मास बढ़ाने से डेंसिटी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी कम होती है। तो अगर हमारे पास फ्लोरीन भी गैस है, क्लोरीन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है, तो किसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी? क्या कहेंगे आप? क्लोरीन, इसलिए कि उसका मोलर मास ज्यादा है। मोलर मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी जो है वो ज्यादा हो जाएगी। अगर मैं इस क्लोरीन गैस के लिए ही प्रेशर जो है इसको डबल कर देता हूं और टेम्परेचर एब्सोल्यूट को भी डबल कर देता हूं, तो डेंसिटी में क्या चेंज आएगा? अगर मैं प्रेशर भी डबल कर देता हूं, टेम्परेचर एब्सोल्यूट मैं इसे मेंशन भी कर देता हूं, केल्विन स्केल में टेम्परेचर डबल कर देता हूं, तो डेंसिटी पर नो इफेक्ट मैं मेंशन कर देता हूं। नो इफेक्ट क्योंकि दोनों असर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन अगर मैं प्रेशर को डबल कर देता हूं और मैं टेम्परेचर जो डिग्री सेंटीग्रेड है उसे डबल कर देता हूं, तो अब डेंसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा? क्या अभी भी नो इफेक्ट रहेगा?
अब 2 टाइम्स कहना तो गलत है, इसे कह देते हैं कि हम इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि ऊपर वाला फैक्टर जो है वो डबल हुआ है, नीचे वाला फैक्टर डिग्री सेंटीग्रेड में डबल होने से केल्विन में डबल हो ऐसा जरूरी नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड को आप कर देते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो केल्विन में ये 283 केल्विन से 293 केल्विन हुआ है, यानी कि डबल नहीं हुआ। तो टेम्परेचर इंक्रीज तो कर रहा है, डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहा है, लेकिन न्यूमरेटर डबल हो रहा है। तो न्यूमरेटर डबल होने की वजह से, डिनोमिनेटर थोड़ा सा बढ़ने की वजह से ओवरऑल हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये डबल हो जाएगा। ठीक है जनाब, ये बात भी पता जी। चेंज नहीं, मल्टीप्लाई 2 किया है जनाब, 283 से 10 से 20 किया तो 283 से 293 हो गया। नीचे वाली वैल्यू बड़ी है ना जनाब, ऊपर वाली भी बड़ी है, नीचे वाली भी बड़ी है, लेकिन ऊपर वाली डबल हो गई है। अगर नीचे वाली में 0 चेंज होता, सिर्फ ऊपर वाली डबल होती, तो डेंसिटी डबल हो जाती। अब ऊपर के डबल होने से डेंसिटी डबल हुई, लेकिन टेम्परेचर के इंक्रीज ने उसे समवट कम कर दिया। तो एग्जैक्ट डबल तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि इंक्रीज कर गई है। समझ आती है जी बात? अच्छा जनाब, ये डेंसिटी की बात आ गई। आगे चल पड़ते हैं। n के साथ इक्वेशन इस तरह भी सॉल्व हो सकती है, ये जगह यहाँ पर अच्छी लग रही है। P इज इक्वल टू n ओवर वी आर टी, और नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम को कंसंट्रेशन कहते हैं, तो ये भी एक रिलेशन है। इसी तरीके से अगर आप देखें जी, नंबर ऑफ वी को जाके डिवाइड कर दिया जनाब, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। कंसंट्रेशन का यूनिट लिख लें भाई, मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है, तो मोल ऊपर हैं पर डेसीमीटर क्यूब, ये मतलब है एक डेसीमीटर क्यूब में कितने मोल हैं उसे कंसंट्रेशन कहते हैं। कंसंट्रेशन n ओवर v ही लिखी जाती है, और यही आप लिख रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में। जब आप एक्टिव मास की बात कर रहे हैं, x ऊपर लिखा होता है, v नीचे लिखा होता है। x क्या है? मोल्स हैं। n क्या है? मोल्स हैं। मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। बात बनती है भाई? नहीं भाई, वो ऐसा नहीं है, वो हमारा जो 2021 का एडिशन था गालिबन, उसमें ये चीज थी जो आप कह रहे हैं, लेकिन वो हमने बाद में रेक्टिफाई कर दी थी। PM इज इक्वल टू CRT नहीं है, P इज इक्वल टू CRT है, तो ये आप करेक्शन कर लें। हाँ जी, तो वो हमने करेक्शन कर दी है, कोई मसला नहीं। अच्छा जनाब, फिलहाल वापस आ जाते हैं। ये भी एक रिलेशन हो गया, लेकिन यहाँ से रिलेशनशिप एक और बन रहा है, और वो रिलेशनशिप ये बन रहा है कि अगर हम NRT को इधर ले जाकर डिवाइड कर दें, तो इस साइड पर कुछ नहीं बचेगा, और जहाँ कुछ नहीं बचता यहाँ पर, तो वहाँ 1 बच जाता है। तो PV ओवर NRT की वैल्यू 1 आ जाती है। इस 1 को आप नाम दे देते हैं कि इट इज दी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इसके हवाले से सवाल हमें लेटेस्ट भी 1-2 साल में नजर आ रहा है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 होता है फॉर आइडियल गैसेस। ठीक है जनाब, तो अब आइडियल गैसेस का कॉन्सेप्ट हमने कल शुरू किया था, उसको यहाँ पर हम फिनिश करने का वक्त आ गया, जब हमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में पता लग गया। तो एक तरफ मैं लिख लेता हूँ कि एक आइडियल गैस है, और दूसरी तरफ मैं लिख लेता हूं कि एक नॉन आइडियल गैस है, जिसे रियल गैस भी कहते हैं। क्योंकि ये टॉपिक एज सच ही मेंशन्ड है सिलेबस के अंदर, तो हमें इस पर बात करनी चाहिए, और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के रिलेशन में ही करनी पड़ेगी। सबसे पहले आइडियल गैस क्या होती है? जिसमें देयर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, कशिश की कुव्वतें ना हो, तो नॉन आइडियल गैस होगी, और सॉरी आइडियल गैस होगी। और अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं, तो फिर वो रियल गैस हो जाएगी, नॉन आइडियल गैस हो जाएगी। आइडियल गैस जो है कैन नॉट बी लिक्विफाइड, उसे लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, और जो नॉन आइडियल गैस हैं उन्हें लिक्विफाई किया जा सकता है, रियल गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है। आइडियल गैसेस के अंदर एक्चुअल वॉल्यूम जो है वो नेग्लिजिबल है, लेकिन जो रियल गैसेस होती हैं उनका एक्चुअल वॉल्यूम नॉट नेग्लिजिबल।
एट हाई प्रेशर पर उनका जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल जो है वो नहीं रहता, उसका कुछ ना कुछ असर मिलना शुरू हो जाता है। आइडियल गैसेस के लिए पीवी ओवर एनआरटी यानी कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 है एट ऑल प्रेशर्स एंड टेम्परेचर। चाहे प्रेशर कम हो चाहे ज्यादा हो, वैल्यू जो है वो 1 ही आएगी, चाहे कुछ भी होता रहे। इसके मुकाबले में जो नॉन आइडियल या रियल गैसेस हैं, इसके लिए वैल्यू जो है पीवी ओवर एनआरटी नॉट इक्वल टू 1 एट ऑल प्रेशर एंड टेम्परेचर। हर प्रेशर और टेम्परेचर पर वो 1 नहीं होगी, 1 के करीब हो सकती है कुछ गैसेस के लिए, और कुछ गैसेस के लिए जो मैं बात कर रहा हूं उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि नॉन आइडियल गैसेस आइडियल बिहेवियर कब शो करती हैं। ऐसी सिचुएशन, दो कंडीशंस हमें पता होनी चाहिए, और वो दो कंडीशंस पर अब हम बात कर रहे हैं। याद रख लीजिए, एट हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर। हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर, हाई टेम्परेचर से क्या होता है, हाई टेम्परेचर से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो वीक हो जाती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं, वो खत्म हो जाती हैं। लो प्रेशर पर भी मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाते हैं, तो एक्चुअल वॉल्यूम जो है वो नेग्लिजिबल हो जाता है, एक्चुअल वॉल्यूम नेग्लिजिबल हो जाता है। मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाते हैं तो एक्चुअल वॉल्यूम का कंसेप्ट खत्म हो जाता है। हाई टेम्परेचर से फोर्सेस खत्म हो जाती हैं। तो ये दोनों कंडीशंस अगर पूरी हो जाएं तो फिर क्या होगा, आइडियल बिहेवियर अपीयर्स। तो आइडियल बिहेवियर नजर आ जाएगा। बहुत ज्यादा कॉमन ये सवाल अगर पूछा जाए कभी आइडियल और नॉन आइडियल गैस के हिसाब से, तो फिर आपको ये पूछा जा सकता है कि आपके पास गैस है लाइक ऑक्सीजन, और वो आपको 4 कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर दे दे, आपसे पूछ ले कि कब ऑक्सीजन आइडियल बिहेव करेगी। तो जिसमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा, जिसमें सबसे लो प्रेशर होगा, उस पर कोई गैस आइडियलिटी के ज्यादा करीब होगी। जी, हमसे ही बात कर रहे हैं कि आपस में बात कर रहे हैं? एक है जी 1 एटमॉस्फेयर, एक है 2 एटमॉस्फेयर, एक है 4 एटमॉस्फेयर, एक है 8 एटमॉस्फेयर। फॉर एग्जांपल 4 प्रेशर्स हैं, और कौन से प्रेशर पर वो कहता है कि गैस जो है ज्यादा आइडियल बिहेव करेगी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 atm हो जाएगा। और अगर 8 atm पर होगा तो फिर आप क्या कहेंगे कि गैस कैसा बिहेव कर रही है, नॉन आइडियल बिहेव कर रही है। इसी तरीके से टेम्परेचर्स के हवाले से बात अगर कर ली जाए, हमारे पास टेम्परेचर है 273 ही केल्विन है, 273 ही फ़ारेनहाइट है, 273 ही डिग्री सेंटीग्रेड है, और सब पर सेम बिहेवियर है। ऐसे अगर कह लें तो सबसे आइडियल बिहेवियर कहाँ होगा, 273 सेल्सियस पर सबसे आइडियल बिहेवियर होगा, क्योंकि ये हाईएस्ट टेम्परेचर है। और बाकियों पर सबसे नॉन आइडियल बिहेवियर, फिर उसी हिसाब से हमारे पास जो है वो देखना पड़ेगा कि सबसे कम टेम्परेचर जो है वो कौन सा है, उस पर हो जाएगा। वैसे 273 फ़ारेनहाइट है सच जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड को कहते हैं, तो यहाँ पर ये वाला सबसे ज्यादा टेम्परेचर है। ये बात भी उम्मीद है क्लियर हो गई हमें। और अब हम बात कर रहे हैं, कल वो एक साहब से काफी डिटेल में बात हो रही थी कि जनाब कौन सी गैस ज्यादा आइडियल होगी कौन सी नहीं, तो हम 4 गैसेस ले लेते हैं और फिर अपनी इस डिस्कशन को यहाँ पर खत्म भी कर लेंगे। हमारे पास एक गैस है, लाइक कोई हम ले लेते हैं एक छोटा सा मॉलिक्यूल हीलियम जैसा, फिर हम उसे कंपेयर कर लेते हैं एक बड़े मॉलिक्यूल आर्गन से। तीसरी तरफ हम ले लेते हैं कोई लीनियर नॉन पोलर CO2, और चौथी तरफ हम ले लेते हैं SO2। ये 4 गैसेस हमारे पास हैं। यूजुअली हमारा ये टॉपिक मेन फ्रेमवर्क के अंदर नहीं आ रहा, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। तो जब कंपैरिजन आएगा तो या तो नॉन पोलर का नॉन पोलर के साथ आ रहा होगा, या पोलर का पोलर के साथ आ रहा होगा, या कम से कम ऐसा कंपैरिजन होगा जो क्लियर कट डिफरेंशिएट हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हीलियम और आर्गन जो है, इन दोनों में साइज का फर्क है, और जैसे जैसे साइज इंक्रीज करता है वैसे वैसे पोलराइजेबिलिटी जो है वो इंक्रीज करती है, और उसके साथ ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी
इंक्रीज करती हैं, और जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी उतना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होने से गैस नॉन आइडियल हो जाएगी। तो अगर हीलियम और आर्गन का कंपैरिजन किया जाए तो कौन नॉन आइडियल होगा? आर्गन हो जाएगी। अब आ जाते हैं, एक तरफ नॉन पोलर हैं, दूसरी तरफ पोलर हैं, तो जाहिर बात है कि पोलर के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होती हैं, तो पोलर वाली जो हैं उनमें पोलर होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हैं, और जब फोर्सेस ज्यादा हैं तो फिर वो ज्यादा नॉन आइडियल बिहेवियर शो करेंगी। तो चारों में से एक टिक करना हो तो SO2 टिक कर देंगे, और सबसे कम वाला, सबसे आइडियल वाला टिक करना हो तो हीलियम टिक कर देंगे। अब पोलर के अंदर भी जो ज्यादा पोलर होगा उसके अंदर ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी और उसका नॉन आइडियल बिहेवियर भी ज्यादा होगा। ये बातचीत हमारे से चल रही है या आपस में कोई बातचीत चल रही है? जनाब बता दिया करें, पता लग जाए, ताकि हम फिर अपना काम जो है वो जारी रख सकें। फिलहाल ये कुछ बात हो गई आइडियल और नॉन आइडियल बिहेवियर पर। अच्छा, तो वापस आते हैं। अब हमारे पास ये वाला जो रिलेशन है इसको फिर दोबारा से हम देखना चाह रहे हैं, और यहां अब हमने ऐसे कह दिया कि P1 V1 over T1 is equal to P2 V2 over T2। ये भी एक रिलेशन है। और बेहतर कर लेते हैं, P1 V1 T2 is equal to P2 V2 T1। ये भी एक रिलेशन है। बहुत सारे रिलेशन पॉसिबल हैं और इनमें से काफी सारे हमें पेपर में पूछे जाते रहे हैं, कुछ आसान और कुछ मुश्किल। फिलहाल हम यहाँ बात कर रहे हैं R की। R को कहते हैं जनरल गैस कांस्टेंट, और जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यूज में दो वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए, 0.0821 डेसीमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। ये सवाल हमने 2021 में सबसे पहले पूछा और उसके बाद फिर ये सवाल पेपर में भी आ गया। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल था, और वो सवाल ये था कि अगर आप 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाना चाहते हैं तो आपको उसे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो याद रख लीजिए कि ये जो डेसीमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर है ना जी, ये यूनिट है एनर्जी का। तो इस बात का, इस लाइन का मतलब ये है कि इफ यू वांट टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 केल्विन, सो यू हैव टू प्रोवाइड 0.0821 डेसीमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर एनर्जी। तो ये सवाल हमें एक्चुअल पेपर में भी मिला, हमने भी यही सवाल बनाया था। अब अगर हम इस वैल्यू को चेंज करें और ज्यादा फेमिलियर यूनिट्स में लाएं तो ये देखिए, जाउल पर मोल पर केल्विन। अब बात, जाउल आपने सबने सुना हुआ है कि एनर्जी का यूनिट है, तो अब मैं दोबारा से वही सवाल अगर पूछता हूं, इफ वी वांट टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस बाय 1 केल्विन, हाउ मच एनर्जी हैज टू बी प्रोवाइडेड? तो आपका आंसर होगा 8.314 जाउल। अगर ऐसे कह देता हूं मैं कि इफ वी वांट टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस बाय 2 केल्विन, हाउ मच एनर्जी शुड बी प्रोवाइडेड? क्या यही एनर्जी होगी कि इससे ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी? तो वो हो जाएगी 2 इंटू 8.314। बिल्कुल सही है। जाउल को आप न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं, और अगर आप कैलोरीज में बात करें ना तो ये 1.987 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन आ जाती है। जो लोग ए लेवल्स के हमारे स्टूडेंट हैं वो इसे राउंड ऑफ करके 2 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन भी कहते हैं, वो भी गलत नहीं है। ये दोनों बातें अपनी जगह सही हैं। अच्छा जनाब, हम कर सकते हैं जी, डिपेंड करता है सवाल क्या आया। फॉर एग्जांपल सवाल ये आया है कि इफ वी वांट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस बाय 2 केल्विन, व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड? और ऑप्शंस में 1.987 का डबल नहीं लिखा हुआ बल्कि 4 लिखा हुआ है, तो आप कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि 2 कैलोरीज एक के लिए है तो 2 केल्विन बढ़ाने के लिए 4 कैलोरीज करनी पड़ेगी। इट डिपेंड्स अपॉन द ऑप्शंस गिवन। तो ऑप्शंस में अगर वो 2 के हिसाब से किया तो आप 2 कर लें, अगर लिखा हुआ है 2 इंटू 1.987 तो आप वही टिक करेंगे। फिर ये भी बात हो गई। अब ये वाला जो हिस्सा है ना जी, इसके हवाले से हमारी जो प्रैक्टिस बुक है उसमें बहुत सारे सवाल हमें मिल जाएंगे, काफी सारे डाटा यहाँ पर डलता है जी। प्रेशर की वैल्यू भी गिवन हो, वॉल्यूम की भी, टेम्परेचर की भी, लेकिन अगर आपको सवाल मिलते हैं तो आप इस फार्मूला से उन्हें बाआसानी हल कर लेंगे, इंशाल्लाह इसमें कोई मसला नहीं होगा। फिलहाल वापस आ जाते हैं, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से ही हमारा स्टार्ट हुआ था और वहां से हमें एक और चीज जो है वो मिल रही है, PV इज इक्वल टू 1/3 स्मॉल m कैपिटल N C स्क्वायर मीन।
यहाँ पर P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, स्मॉल m मास ऑफ वन पार्टिकल है और कैपिटल N जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। यहाँ से हमने एक सवाल जो है वो अच्छा सवाल हमारे जहन में आता है कि अगर हम m और n a कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ये मोलर मास बन जाएगा। मास ऑफ वन पार्टिकल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो मोलर मास बन जाता है। ठीक है जनाब, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। और यहाँ से एक और रिलेशन भी बना सकता हूँ, अगर आप मास ऑफ वन पार्टिकल निकालना है तो मोलर मास को अगर आप एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कर दें, रेशो ले लें मोलर मास और एवोगैड्रोस नंबर की, तो फिर मास ऑफ वन पार्टिकल आ जाएगा। फिलहाल m और n को मैं 1 मोल के लिए लिखता हूं तो ये बन जाता है PV is equal to 1/3 mc² मीन नॉट गोइंग इनटू द डिटेल, फाइनल आंसर लिख रहा हूं 3PV/m और यहाँ से रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहा हूँ 3RT/m अंडर रूट, और यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3PV/m अंडर रूट। अच्छा जी, यहाँ से आप देखिए, सोच कर बताइए, बहुत ही मुश्किल सवाल है, शायद आप इसका आंसर ना दे सकें, कि टेम्परेचर एंड मोलर मास which of the following affects root mean square velocity? Pressure and volume, both A and B, और डेल्टा में टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। सोच कर बताइएगा क्या लगता है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? और हाँ, तो सही क्या है फिर? चार्ली होगा सही, बिल्कुल सही बात हो गई, अल्फा सही है जनाब। टेम्परेचर और मोलर मास याद रख लीजिए कि प्रेशर और वॉल्यूम जो है ना, दे कंपेंसेट ईच अदर। प्रेशर बढ़ाते हैं, वॉल्यूम कम हो जाता है, अकॉर्डिंगली ओवरऑल कोई जो है ना चेंज नहीं आता रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड मोलर मास ओनली, टेम्परेचर एंड मोलर मास ओनली। अब अगर आपके पास ये चार गैसें हैं तो किसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ज्यादा है? फ्लोरीन, हाँ वो तो मुझे भी पता है किसका है, वो तो मुझे भी नजर आ रहा है। फ्लोरीन 19, फ्लोरीन 19, फ्लोरीन की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। इसका मतलब है रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका सबसे ज्यादा होगा? फ्लोरीन का रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होगा, बिल्कुल सही हो गई जी बात। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन को आप रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ही कहते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मीन द सेम, इनमें कोई फर्क नहीं है। टेम्परेचर बढ़ाने से रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जी, नहीं प्रेशर बढ़ाने से कोई ना कोई चेंज तो हुआ होगा ना जनाब, ऐसे तो नहीं हो सकता प्रेशर बढ़ाने से चेंज ना हो। ये चार मैंने अर्ज की कि भाई प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर, दे फॉर डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ सिस्टम। इसका मतलब ये है कि ये चारों पता होंगे तो आपको सिस्टम की स्टेट पता होगी। अगर आप किसी एक को चेंज करेंगे तो वो इनएविटेबली किसी और को चेंज कर रहा होगा। मसलन आप कहते हैं मैंने प्रेशर 3 टाइम्स बढ़ा दिया, तो प्रेशर कैसे बढ़ाया? कंटेनर है, एक्चुअल फिजिकल कंटेनर माइंड में लाएं और बताएं कि आपने उस पर प्रेशर बढ़ाना है, तो प्रेशर आपने कैसे बढ़ाया होगा? वॉल्यूम को चेंज किए बगैर आप प्रेशर बढ़ा सकते हैं? लड़के हम तो शुरू से ही कहते हैं, हम कहते रहते हैं, आप हमारे पुराने लेक्चर भी उठाकर देख लें, हम कहते हैं कि पेपर में आइंस्टाइन नहीं बनना, जितना आइंस्टाइन बनना आज ही बन जाए। पेपर में जो याद करके गए हैं वही लिखना है, पेपर में सोचना नहीं है। ये जो लंबे लंबे सेशन होते हैं ना, आपको एक बात बताऊं कि आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले चले जाए ना, तो इतने नंबर नहीं आते होते थे एफएससी के अंदर। एंटीटेस्ट एम कैट में भी इतने नंबर नहीं आते होते थे, 930 नंबर आ जाते थे ना 1100 में से। तो मेडिकल कॉलेज में केई में दाखिला हो गया था एक लड़की का, मेरी क्लास फेलो थी, 930 नंबर थे, उसका केई में दाखिला हो गया था। आज 930 में केई में होता है? बिल्कुल नहीं होता। अच्छा क्या हुआ, क्या तो हुआ, क्या फर्क क्या पड़ा?
जो होते हैं ना एक्चुअल में पेपर में सवाल जो आने होते हैं उस वक्त प्रैक्टिस नहीं लोग कर सकते थे, इतनी एकेडमीज भी नहीं थी, इतना सिस्टम नहीं था, तो प्रैक्टिस नहीं होती थी तो जाके पेपर में आइंस्टाइन बनना पड़ता था, फिर या तो सही होगा या गलत होगा। अब वो 3-3 महीने के सेशन, कुछ लोग यहाँ पे रिपीटर होंगे, पता लगेगा पिछले साल भी उन्होंने पेपर दिया, सारा साल पढ़ते रहे, फिर पढ़ने आ गए, अब पढ़ के इतनी बारी पढ़ चुके हैं, इतने टेस्ट दे चुके हैं कि ऑल पॉसिबल टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो उनकी नजर से गुजर चुके हैं। अब अगर वो पेपर में जाके सोचते हैं ना तो ये इंतहाई बुरी बात है भाई। अब उनको पेपर में जाके सोचना नहीं बनता, अब वो कैलकुलेटेड है, उन्हें पता भाई इस तरह का सवाल आएगा तो मैंने ये लगाना, इस तरह का सवाल आएगा तो ये लगाना, इसीलिए तो ये सेशन चल रहे हैं। अगर मतलब आपकी इंटेलेक्ट पे ही हमने छोड़ना होता तो फिर तो सारे लोगों को तैयारी की जरूरत ही नहीं थी, इंटेलेक्ट की बेस पे जाके पेपर में जो करना है कर लेते। आपको ये टाइम जो दिया जा रहा है, ये इतने तरीकों से जो पढ़ाया जा रहा है, प्रैक्टिस बुकें बनाई जा रही हैं, वो इसलिए बनाई जा रही हैं कि आप प्री प्लान्ड रखें कि भाई इस तरह का सवाल आएगा तो मैंने ये करना है, इसमें सर ने कहा था कि ये वाला मसले को आपने ऐसे कह देना है। ठीक है जनाब, तो ओके जी। ये क्या, ये फूल बूटे क्या चल रहे हैं भाई? अच्छा, वो कोई कमेंट भी कर रहे हैं माशाल्लाह। चलें फिलहाल वापस आते हैं हम। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात हमने कर ली, ये चीज आपने याद रखनी है, हाइपोथेटिकल कुछ नहीं होता भाई, जो बताया उतना ही है, इसके अलावा नहीं। अब ये सारा काम जब हमने कर लिया तो अब बात ये रह गई, एक कल सवाल ना बड़ा अच्छा एक और साहब ने पूछा, उन्होंने कहा जी डाल्टन लॉ का क्या करना है, वो हाइड्रोजन से रिलेटेड सवाल आ गया था। तो डाल्टन लॉ के अंदर जनाब ये है एक फॉर्मूला, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के लिए लगा रहा हूं, अगर आपको हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर चाहिए तो आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर करना पड़ेगा। अब जो हमें एक्चुअल में पेपर में सवाल आया 2022 का क्वेश्चन है, उसके अंदर हमें परसेंटेजेस दी हुई थी, सही है जनाब के 50% हाइड्रोजन है, तो वहां पे परसेंटेज को ही आपने मोल्स मान लेने थे और इसी तरह लिख देना था। फॉर एग्जांपल अगर 50% है हाइड्रोजन और टोटल परसेंटेज है 67, तो फिर आपको ये फार्मूला लगा देना था। तो ये वो सवाल था जो कि हमें एक्चुअल पेपर में आया। फिलहाल इसके अलावा हमें कोई भी ऐसी बात गैसेस के हवाले से नहीं मिलती जो हमने डिस्कस ना की हो। आपके जहन में कोई हो तो वो भी बता दीजिए। फिलहाल हमारी तरफ से टॉपिक वाइंड अप है जी, गैसेस को मुकम्मल कर चुके हैं हम। प्रैक्टिस करें बहुत ज्यादा। ये जनाब ग्राफ है, फॉर एग्जांपल इस तरह का ग्राफ आ रहा है, यहाँ पे है टेम्परेचर, यहाँ वॉल्यूम। अब कौन सा ग्राफ रह गया भाई? हजरत बनाना चाह रहे हैं आप बना लें, वैसे ज़रूरत तो नहीं है, एक ही ग्राफ है। वो ग्राफ अगर आप बना लेंगे तो फिर आप एक्स एक्सिस पे क्या रखेंगे, टेम्परेचर रखेंगे, वाई एक्सिस पर वी ओवर टी रखेंगे। टेम्परेचर बढ़ाने से वी ओवर टी को कुछ नहीं हो रहा, तो वी ओवर टी कॉन्स्टेंट आ रहा है, इस तरह ग्राफ आ रहा है। हजरत प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो रहा होगा, वॉल्यूम जो न्यूमरेटर में है इसलिए आंसर कम हो रहा होगा, सिंपल यही लॉजिक है, और तो कोई लॉजिक नहीं। ये देखें, नहीं नहीं नहीं, देखें ऐसे नहीं, देखें ना आप फिर वही चाह रहे हैं, वो आइंस्टाइन ही बनना चाह रहे हैं आप, जिससे हम अवॉइड कर रहे हैं। हमने पहली बात ये की कि भाई V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T व्हेन नंबर मोल्स एंड प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। अब आप जो ना देखें, बात ये है कि आपके पास दोनों रास्ते मौजूद हैं, मैं बड़ा फ्रैंक होके बता रहा हूँ, आपके पास दोनों रास्ते मौजूद हैं। पहला रास्ता आसान है, दूसरा रास्ता मजेदार तो है लेकिन उसकी मंजिल कोई नहीं मिलेगी। आसान रास्ता ये है कि आपके कंसेप्ट अच्छे हैं, उन्हें और अच्छा करें, पेपर क्लियर करें, जिंदगी में सुकून, दोबारा केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत ना पड़े। दूसरा रास्ता मजेदार है कि आपको कुछ ऐसी बातें पता हैं जिनमें आप कहते हैं कि ये सर को पूछ लेता हूँ, देखता हूँ क्या बनता है, तो वो सर को काफी कुछ पता है, सर की नहीं टेंशन लेनी, सर ने पढ़ दी सारी किताबें, ठीक है, तो आप अपना नुकसान ही करेंगे, मेरा नहीं करेंगे, ठीक है भाई। तो इसलिए अच्छा है कि काम चलाएं। चलें फिलहाल आज की बात, हाँ जी मारिए, चलिए छुट्टी करते हैं, अल्लाह हाफिज़।